देश दुनिया में शायद ही कुछ एक नौकरियां बची हैं जिनको लेकर के एक तरीके का क्रेज़ हमेशा बना रहता है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। बिहार के भीतर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहुत लंबे समय से बहाली नहीं आई थी और इस बीच जब आई है तो उसको लेकर के भी तरह तरह की बातें हैं, क्योंकि एक ड्राफ्ट जो कि मार्केट में तैर रहा है उसको लेकर के भी जो सारे एस्पिरेंट्स हैं और सारे जो उसके प्रतिभागी हैं वो एक तरीके से उनके बीच इस तरीके की बातें हैं कि अभी सुझाव मांगे जा रहे हैं से लेकर के तरह तरह से। और चूँकि राजभवन या फिर कहें कि लोक भवन इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहता है, बिहार का जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग इन्वॉल्व रहता है, तो इन सारी चीज़ों के संदर्भ में भी क्या मामला है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्टिव परीक्षाएं होंगी या ऑब्जेक्टिव होंगी, इंटरव्यू में कितने मार्क्स, तो इन सारी चीज़ों पर कोई एक्सपर्ट ही जो कि उस विधा से होकर के गुजरा हो, तो उसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश हैं जो कि पटना साइंस कॉलेज में, पटना विश्वविद्यालय से संबंधित जो साइंस कॉलेज है वो वहाँ पढ़ाते हैं और इससे पहले जो है एक तरीके से नौकरशाही में भी रहे हैं, एक्स डीएसपी हैं। स्वागत है सर। थैंक यू विष्णु जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग अच्छी चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो चर्चा तो यहीं से शुरू करें कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो पूरी वैकेंसी आई है इसको लेकर के, हालांकि बिहार जो है लोक सेवा आयोग बहुत सारे बार में करवाता था, इस बार तो शायद विश्वविद्यालय सेवा आयोग कराएगा, तो एक ड्राफ्ट को लेकर के आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भी हम देखते रहते हैं कि आप उसमें बहुत सारे लोगों के जो कन्फ्यूज़न है या सवाल हैं वो लेते हैं, उनको अपने तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उसी को एक तरीके से कैटर करना चाहते हैं। तो वो क्या है पूरा मामला और कितनी वैकेंसीज हैं, क्या हैं, यदि आप थोड़ा देखिए, वैकेंसी तो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि बड़ी क्यों होगी, एक तो रेगुलर जो कॉलेजेज अभी हमारे चल रहे हैं वहाँ पे भी बहुत रिक्तियाँ हैं, एक लगातार रिटायर करते हैं लोग। हाँ। और बहुत फ्रीक्वेंट हमारे यहाँ बहाली नहीं होती है, तो बहुत मतलब इंटरमीडिएट 5 साल 6 साल या 7 साल 8 साल बाद बहाली होती है। ये करीब 6 साल बाद। हाँ, 6 साल बाद ये मामला है। 2020 में बहाली निकली थी, अभी चल रहा है वो 6 साल बाद पुनः एक मतलब प्रपोजल है। तो एक ये है, इन बिटवीन बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं। दूसरी बात है कि बिहार सरकार का एक पॉलिसी आया है, आप जानते होंगे उसको, कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज देना है, तो वहाँ भी बहुत सारे शिक्षकों की जरूरत होगी। तो इन दोनों को मिलाकर अगर देखें तो काफ़ी ह्यूज, ये अगर मान लीजिए कि जेनविन अगर इसका कैलकुलेशन हो तो ये रिक्ति 10,000 तक जा सकता है टोटल। तो इतनी बड़ी बहाली है तो सबों की नज़र है। और आप जॉब के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो मोस्ट प्रीमियर जॉब है, क्योंकि ये लेवल 10 से शुरू होता है। इवन IAS IPS जो होता है वो भी लेवल 9 से शुरू होता है। और एकेडमिक वर्ल्ड का अपना एक दुनिया में मतलब अलग महत्व है। तो जो लोग इसको समझते हैं तो वो बहुत इंतजार करते रहते हैं कि हमें मतलब कॉलेज में पढ़ाने का मौका लगे और मैं वहाँ एक जो थॉट प्रोसेस में अपना योगदान दे सकूँ। तो ये भी एक मतलब जज्बा रहता है लोगों का। तो एक बहुत मतलब कह सकते हैं कि जो जितनी चर्चाएं हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि जो इसका लेवल है और जो इंतजार था उस हिसाब से देखें तो ये एक बड़ी बहाली होने जा रही है। अब है कि इसमें जो पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, जो अभी ड्राफ्ट है आपने भी पढ़ा होगा, उसमें है कि 160 नंबर का रिटन टेस्ट होगा। रिटन का मतलब सब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। और लेकिन जब वेटेज उसका कैलकुलेशन होगा तो वो 80% कैलकुलेट, कुल परीक्षा 200 नंबर की, हाँ 200 नंबर की होगी, लेकिन वेटेज उसका जो कैलकुलेट होगा तो उसमें 80% कैलकुलेशन होगा उसका रिटन टेस्ट का और 20% कैलकुलेशन होगा इंटरव्यू का। ये भी समझना जरूरी है। एक ये बात है। दूसरा जो लोगों के मन में गलतफहमी है कि UG PG सब्जेक्ट्स को लेकर के है, तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने और भी दूसरे प्लेटफॉर्म से किया है और आप लोग के माध्यम से बहुत बड़ा रीच बनेगा तो लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा। और यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग खुद से ड्राफ्ट नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए जो पेपर वाले या कोई और लोग जो है आनन फानन में कुछ भी उसका नैरेटिव निकाले और वो प्लेस कर देते हैं, तो लोग उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो UG PG सब्जेक्ट्स को लेके क्योस है लोगों के मन में, तो वो ध्यान से समझ लें कि कई कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे MA इन हिस्ट्री, MA इन हिंदी, MA इन इंग्लिश, तो ये हमारे MA इन जोलॉजी, MSc इन जोलॉजी, MSc इन बॉटनी, तो इस तरह के ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन
उसके साथ साथ अभी मल्टी डिसिप्लिनरी एरा में अलग अलग विश्वविद्यालयों में एलाइड सब्जेक्ट्स चलते हैं। जैसे मैं जियोलॉजी की बात करूं लाइफ साइंस में, तो बायोटेक्नोलॉजी एक एलाइड सब्जेक्ट्स है, या फिर बायोकेमिस्ट्री है, या जेनेटिक्स है, तो इस तरह के एलाइड सब्जेक्ट्स हैं। तो जो लोग कोर सब्जेक्ट के अलावे एलाइड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि ग्रेजुएशन में उसको कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी से बंदा है तो वो जूलॉजी में तभी एप्लीकेबल हो पाएगा, एप्लीकेंट हो पाएगा, जब उनका ग्रेजुएशन लेवल पे जूलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे हिंदी में भी आप देखिए कि हिंदी में भाषा विज्ञान है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन इन भाषा विज्ञान होता है। तो भाषा विज्ञान से कोई एमए किया है तो वो तभी एलिजिबल हो पाएगा जब वो ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी पढ़ा हो मुख्य विषय के रूप में। तो ये एक है, तो इसको मतलब अलग कंट्रोवर्सी रूप में नहीं देखना है। लेकिन अगर कोई एमए इन हिंदी मतलब है, ये क्राइटेरिया है, हाँ, आपको इसको देखना है। अगर कोई एमए इन हिंदी है तो अगर वो ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, वो बीटेक है आईआईटी इससे आईआईटी रुड़की से है, और वो ज्योग्राफी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी बिहार प्रशासनिक सेवा में थे। क्योंकि जो अलग अलग यूजीसी नेट या जेआरएफ की परीक्षा लेती है, तो उसमें तो आपका मास्टर्स एक तरीके से जिसमें होता है। बहुत सारे लोग का ग्रेजुएशन पॉल साइंस या अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो बाद में उनको लगता है कि हम हिंदी अंग्रेजी पढ़नी है, तो वो पढ़ते हैं या कोई मैनेजमेंट में चला जाता है। यस, तो जो मतलब बेस सब्जेक्ट्स है, तो बेस सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर है आपका तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलाइड सब्जेक्ट से आपने किया है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे वो सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें मतलब बहुत हद तक ये सही भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई जेनेटिक्स में केवल अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो अगर बैचलर लेवल पे पढ़ाने जाएगा जूलॉजी तो उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन उसका कुछ और है। तो यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन लेवल पे जूलॉजी पढ़ा हुआ तो ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा सकता है वो। ठीक है, ये एक इशू है। तो इस तरह की तमाम तरह की भ्रांति चल रही है लोगों में, और ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, यह भी समझना है। क्योंकि राजभवन के द्वारा, या लोक भवन बोले उसको हम लोग, लोक भवन के द्वारा उसमें मांगा गया है सुझाव, और मुझे लगता है कि इनको भी कुछ त्रुटि है। तो आप अगर आपसे नहीं भी मांगा गया है तो लोकतंत्र है हमारा, और लोकतांत्रिक अधिकार है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट आप मतलब राजभवन या लोक भवन को पोस्ट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। तो उस पर वो हो सकता है कि विचार विमर्श हो उस पर, और गहन चिंतन, क्योंकि वो विंडो अभी खुला हुआ है। यस, विंडो खुला हुआ है। क्योंकि सरकार का बनता, सरकार तो हमेशा चाहेगी ना कि एक लार्जर स्केल में लोगों का हित हो। वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई एक पॉकेट हित हो। तो मुझे नहीं लगता है, हर सरकार चाहती है कि मैक्सिमम लोगों का जिसमें कल्याण हो वो काम करें। तो ये जैसे ड्राफ्ट में कुछ आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स का भी, लाइब्रेरी साइंस का भी और कंप्यूटर साइंस का भी जिक्र कर रहे थे, जो कि आप अपनी ओर से कुछ सुझाव दे रहे थे उस संदर्भ में, वो क्या है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो ड्राफ्ट आया है उसमें मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस का चर्चा नहीं है। एक मतलब प्रिजम्पशन है कि ये सब्जेक्ट्स जो है वो वोकेशनल कोर्सेज के तहत हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस कोर्स में भी प्रॉपर टीचर की बहाली होनी चाहिए। और अभी बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्स, कभी वोकेशनल कोर्स हुआ करता था, अब वो मेन स्ट्रीम कोर्स हो गया। जैसे बायोकेमिस्ट्री पहले वोकेशनल कोर्स था, अब वो मेन स्ट्रीम कोर्स हो गया। बहुत सारी जगह में जाके, क्योंकि जब आप कंप्यूटर में अगर बीसीए है कोई तो बैचलर का डिग्री देते हैं, एमसीए में आप मास्टर की डिग्री देते हैं, तो उसको अब जब शुरुआत हम लोग कोई चीज़ का कर रहे होते हैं, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले शुरू हुई होगी इन सब विषयों की पढ़ाई, तब आप वोकेशनल के रूप में शुरू किए होंगे। लेकिन आज की तारीख में उसको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, और उसमें भी पद सृजित करके बहाली आनी चाहिए। वो मेन स्ट्रीम लगभग हो ही गया है, क्योंकि कई बार जो हमारा पढ़ाई का पूरा पैटर्न है उसमें ये होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद तो लोगों को समझ में आता है कि अब उनका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि उससे पहले तो धक्का मुक्की हो रही थी, या तो आपको नीट की तैयारी करनी है, नहीं तो आईआईटी की तैयारी करनी है, नहीं तो कुछ इसी तरीके से, नहीं तो बहुत सारे ट्रेडिशनल पढ़ाई। ग्रेजुएशन करते करते हमारे इर्द गिर्द के लोगों को समझ में आता है कि अब उसका क्या इंटरेस्ट है, उससे क्या लिटरेचर परस्यू करना चाहिए, या मैनेजमेंट में चला जाना चाहिए, या कई लोग फिजिकल एजुकेशन तक में भी अपने शरीर के ढांचा के मतलब अभी तो और खुला हुआ दुनिया है। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे मतलब बहुत अलग अलग तरह के कोर्स डिजाइन हुए हैं और अभी लगातार हो रहे हैं। तो वो अब उसको हम लोग वोकेशनल का नहीं कह सकते हैं, वो मेन स्ट्रीम कोर्स के रूप में डेवलप हो रहे हैं। तो हमें बिहार में भी जो इन कोर्सेज को मेन स्ट्रीम कोर्सेज के रूप में लेना चाहिए, और उसमें मतलब इस मामले में राजभवन का एक आदेश भी है
कि विश्वविद्यालयों को सद उनकी तरफ से गाइडलाइन है, मैंने उस सिटी को पढ़ा है, कोई बच्चा मुझे भेजा था, तो उसके आधार पे हम देखें, कोर्ट केसेस भी हैं इसमें। तो जब राजभवन इंटरेस्टेड है कि इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो मुझे लग रहा है कि आयोग को भी इसमें पहल करके इसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। इसमें बीईटी या बेट जिसमें हाँ, क्या वही कराएगा सब कुछ? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल इन द सेंस कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 3 चीज़ों को रखा गया है। एक तो नेट होना चाहिए, या पीएचडी होना चाहिए, या बेट होना चाहिए। अगर बिहार के प्रोस्पेक्ट में हम सोचें तो बिहार में बेट 2003 के पहले हुआ था। अच्छा। और उस समय जो लोग भी बेट हुए होंगे उनका एज अभी आज के डेट में ख़त्म है। तो इसका मतलब अगर वो सरकार बेट लिख रही है, क्योंकि तो इस वैकेंसीज के लिए मैक्सिमम क्या है उम्र? 45 वर्ष है जनरल। हाँ, मतलब जनरल 45 वर्ष है, और बाकी कैटेगरीज में थोड़ा बहुत बढ़ेगा। 3 साल का बढ़ेगा, 48 मैक्सिमम जाएगा। तब 2003 से पहले जो लोग बेट क्वालिफाई होंगे तो उनका इस आज बचेगा नहीं ना, वो तो रिटायरमेंट का वर्ष पे है। क्योंकि 2003 की जो बहाली हैं अभी लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो अब बहाली का स्थिति में नहीं है। 55 वर्ष सब कोई क्रॉस कर चुके होंगे। अगर 55 भी ये बढ़ के होता है, क्योंकि एज में रिव्यू होने का चांसेस है, और बहुत लोगों ने इसका प्रपोजल दिया है। तो ये एक तो मुझे लग रहा है कि अगर वो बेट ऑब्लिक में दे रहे हैं स्लैश में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर ऑफ माइंड में चल रहा है कि हमें बेट लेना है। तो ये एक है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, कहीं मतलब इस बात का स्पष्ट निर्देश नहीं है कि बेट कंडक्ट होगा ही होगा। शिक्षा विभाग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, अगर होना है तो उसका भी जल्दीबाजी में बेट कंडक्ट करना चाहिए, और ताकि अगर वैकेंसी को हम जल्दी क्लोज करना चाहेंगे तो इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ेगा जल्दीबाजी में। जैसे यूजीसी जो परीक्षाएं लेती है, जो यूजीसी का नेट या जेआरएफ का होता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मान्य होता है, तो वो अगर परीक्षा कोई पहले से निकाल चुका है या इस दौरान निकालेगा, क्योंकि हर 6 महीने पर परीक्षा होती रहती है, तो वैसे लोगों को क्या इस तरीके का कोई फायदा? उसको बेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको कोई बेट देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों का यह भी डिमांड है कि मतलब जब साल में 2 बार नेट की परीक्षा हो रही है तो बेट कंडक्ट कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जिनको जाना है तो आप अपना नेट दीजिए, अभी जून में होना है, तो जिनको लगता है कि मुझे इसमें भाग लेना चाहिए तो वो नेट क्वालिफाई करके आए और भाग ले, तो उनका भी एक तर्क अपना सही जगह पे है। और अगर मान लीजिए कि कोई फ्रेशर्स है, अगर बिहार की बहुत बड़ी वॉल्यूम को हम अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे तो बेट कंडक्ट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा, ये बहुत मतलब समझिए डिप्लोमेटिक मूव है, तो इसमें सरकार, आयोग, सब लोग बहुत डिप्लोमेटिक चाल चलेंगे। तो वो देखेंगे कि प्रेशर ग्रुप कैसा है और उसी हिसाब से निर्णय होगा। बिहार में अमूमन जो होता है तो वैसा होगा, इसलिए इसमें अभी तक ये वेग है, मतलब कंप्लीट इसका कोई स्पष्ट मतलब स्पष्ट कह सकते हैं कि कुछ मंतव्य सामने नहीं है। इस समय लोग अंदाज लगा रहे हैं, जैसे हम लोग भी अंदाज लगा रहे हैं। तो हम लोग तो यही बोलते हैं, क्योंकि सच बोलने वाले लोग हैं, तो 50-50 मानते हैं कि नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो ये है, जब होगा तो आप दीजिए। और हाँ, एक बात है कि जैसे जो लोग पीएचडी हैं, जो लोग नेट जेआरएफ है, और जो लोग कुछ वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनको तो किस तरीके का एडवांटेज उनको किसी भी प्रकार का एडवांटेज नहीं दिया गया है। जो मुझे लगता है कि एक ड्राफ्ट में सुधार होना चाहिए कि अगर कोई पीएचडी किए हैं तो उनको कुछ आप पॉइंट दीजिए, क्योंकि उन्होंने उतना साल बिताया है एक्स्ट्रा एकेडमिक वर्ल्ड में। कोई आदमी पढ़ाया 5 साल 7 साल, तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ के हायर एजुकेशन को, तो उनको भी उसमें कुछ बिंदु मिलने चाहिए, कुछ पॉइंट। थोड़ा ही दीजिए आप, कोई बहुत मार्जिनल मत दीजिए, लेकिन एक कुछ तो देना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था कि गेस्ट फैकल्टी के लिए कुछ सीट निर्धारित कर दिया गया, कुछ सम परसेंटेज, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था। तो ये है, उनका भी मांग है अपना। अब इसके पीछे अपना आयोग का भी तर्क होगा कि पीएचडी के लिए हम ऑलरेडी जो है प्रमोशन में उसका लाभ देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये मतलब डिस्कशन का मैटर है, विद्वान लोग लोक भवन में डिस्कस करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ते निकल के आएंगे इसमें। कोई और ऐसा जरूरी सवाल या इस संदर्भ में और कुछ ऐसा जो हमसे पूछना छूट गया हो और आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब देखिए, सबसे अहम बात कि अभी जो सोशल मीडिया पे यह क्योस फैलाया जा रहा है, जो तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, तो उससे थोड़ा सावधान रहिए। एक और ड्राफ्ट को आप खुद से पढ़िए। अब मतलब मैं इंटरप्रेट करूं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल होने जा रहे हैं, तो आपकी इतनी समझ होनी चाहिए, आपका विवेक वैसा होना चाहिए कि आप उस ड्राफ्ट को पढ़कर समझ सकें। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरी तरफ से आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक एडवाइस है अभ्यर्थियों के लिए। अब वो ऐसा नहीं कि मतलब हड़बड़ाहट में दौड़ लगा रहे हैं, कोई अनाउंस कर रहा है
कि बेट होगा, उसके लिए अभी से कोर्स लॉन्च कर दिए। अब उनको भी मतलब जो लॉन्च करने वाले को पता नहीं है कि क्या पैटर्न होगा, क्योंकि इसके पीछे जो एक हाँ, बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है, वो वो अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहते हैं। तो अब यदि मान लीजिए बेट होगा और बेट का सिलेबस होगा भी तो नेट के जैसा होगा, कितने ऐसे लोग हैं जो कि नेट के लेवल पे पढ़ा सकते हैं? तो बहुत कम लोग हैं, मतलब समझिए कि गिने चुने लोग हैं। तो एक तो वो बात है। अब कोचिंग वर्ल्ड में तो और भी इसका संख्या बहुत कम है। तो ये मतलब उस माया जाल में मत फंसिए, और माया जाल में फंसा करके आपको प्रलोभन दे करके ऐसा लोग बहुत एकदम बोल्डली बोल रहे हैं कि नेट होगा। मतलब हो सकता है उनको बात सही हो जाए, कल को वो झूठ और बुझे। मैं तो बोल रहा था, लेकिन क्या आज के तारीख में हमारे पास कोई ऐसा मतलब कॉन्क्रीट एविडेंस है कि किसी के बेसिस पे हम बोल पाए? अब जैसे वो तो हो गया चुनाव वाली बात, तो जीतेगा नहीं तो ये दो गठबंधन है, उसमें बोलिए कि ये जीतेगा, अगला बोल रहा है कोई एक तो सही होगा, नहीं तो तीसरा भी जीत सकता है, बोलते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की मतलब जो एक क्योस है सोशल मीडिया पे, उससे बचने का जरूरत है। ठीक बात। तो इन्हीं सारी चीज़ों के संदर्भ में जब हमने इनके वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखे, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ भी, और चूँकि बहुत बड़ी बहाली आने वाली है और उसको लेकर के एक ऑब्वियस कंसर्न, क्योस, कन्फ्यूज़न भी है, तरह तरह की बातें भी हैं, तो अफवाह या तरह तरह की बातें, लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं और उत्कंठाएं भी होती ही हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों के संदर्भ में चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आनी है बिहार के भीतर, वो किस तरीके से होगी, क्या वेटेज होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इंटरव्यूज़ में कितने मार्क्स होंगे, लोक भवन या राजभवन को आपने क्या सुझाव भेजा है या भेज सकते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के संदर्भ में हमने सर से बातचीत की है। हालांकि ये फौरी ही बातचीत है, आगे और जो चीज़ें कंक्रीट निकल कर के आएंगी तो हम और इसको फिर विस्तार में ले जाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फॉलो अप बिहार के लिए मैं विष्णु नारायण। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in